माय नेम इज़ लीना एंड वेलकम टू एंट्री ऐप हिंदी। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल में प्रीवियस ईयर में हुए पेपर की। उसको मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, बट बिफोर दैट देयर इज़ अ ब्यूटिफुल कोट फॉर यू। वंस यू स्टॉप लर्निंग यू स्टार्ट डाइंग। जहाँ आप सीखना छोड़ देते हो वहाँ आप मरना शुरू कर देते हो, मतलब आप अपनी लाइफ जीना ही छोड़ देते हो। तो दिस कोट इज़ वेरी रेलिवेंट फॉर दिस सिचुएशन ऑफ लॉकडाउन, जहाँ पर कुछ बच्चे बहुत लेजी हो चुके हैं और बहुत एनजाइटी है कहीं ना कहीं एग्ज़ाम को लेकर कि एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम तो होगा, कब होगा ये नहीं पता है, पर एग्ज़ाम होगा। और वो स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि उनकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन थी और उनका तो एग्ज़ाम क्रैक होना ही था, वो स्टूडेंट्स भी और अच्छे से प्रैक्टिस करके रिवीजन करके एक रैंक हासिल कर सकते हैं। क्या पता पहले आपको अपनी मर्जी की पोस्ट ना मिलती। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है, पॉजिटिविटी अपने अंदर रखनी है, जैसा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस कोट के द्वारा कहा था। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, जो आज की हमारी क्लास होने वाली है। मैं यहाँ पर आपको 2 जुलाई 2019 का CHSL का पेपर सॉल्व करवाने वाली हूँ, जो होते होते अभी 2020 में रह गया, तो होना तो है ही। ठीक है, तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एग्ज़ाम को सॉल्व करवाने से पहले, दैट मीन्स पेपर को सॉल्व करवाने से पहले, मैं आपसे एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करना चाहती हूँ। देखो, एसएससी के अंदर आने वाले जो एग्ज़ाम होते हैं, वेदर इट बी एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल, इनका जो एग्ज़ाम नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो सेम होते हैं। क्या होता है, आपको 100 क्वेश्चंस को 60 मिनट्स में आंसर करना होता है, सॉल्व करना होता है। ठीक है, कैसे, अगर मैं इसको आपको स्ट्रैटेजी बताना चाहूँगी, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स बिगिनर्स हैं या फिर जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं पर उनके पास में एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है। देखो, आपके 4 सेक्शन होते हैं। इंग्लिश होता है, देन मैथ्स होता है, जीए होता है एंड रीजनिंग होता है। Because you have only 60 minutes, then you have to divide your minutes for each subject. हर सब्जेक्ट के लिए आपको अपने मिनट्स को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पढ़ना, हार्ड वर्क करना आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं कराएगा, आपका सिलेक्शन नहीं कराएगा। सिलेक्शन क्या कराएगा, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी। क्यों? क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो चेक करता है आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी, मतलब आपको कम टाइम में, जो लिमिटेड टाइम दिया गया है उसके अंदर करेक्ट आंसर्स को देना है। चलिए वापस से आते हैं। अब अगर हम बात करें मैथ्स की, ठीक है, तो मैथ्स में थोड़ा टाइम सबको लग ही जाता है। आई वुड से 25 मिनट्स तक लग सकते हैं, 1-2 मिनट हो सकता है ऊपर नीचे किसी स्टूडेंट का हो जाए। तो मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि आप 25 मिनट्स अपने मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए, मतलब मैथ्स के सेक्शन के लिए रख लीजिए। जीए में कुछ करना नहीं होता है, अगर आंसर आता है तो आता है, नहीं आता है तो यू जस्ट नीड टू स्किप द ऑप्शन, स्किप द क्वेश्चन। अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर आपको 8 मिनट्स देने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। फटाफट से आपके आंसर्स जो हैं वो आप मार्क करते जाइए। अब रीजनिंग एंड इंग्लिश बचता है। तो देखो, इंग्लिश में भी कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे क्लोज टेस्ट हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, या किसी एरर में हो सकता है आपको थोड़ा देखना पड़े कहाँ प्रॉब्लम है। अदरवाइज वोकैब वगैरह सेम वही चीज़ होती है, अगर आपको आती है तो ठीक है, अदरवाइज आपको स्किप करना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। देखो, तो यहाँ पर 10 मिनट्स दे सकते हैं। 10 मिनट्स काफ़ी, अगर आप 10 मिनट्स में सारे 25 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो तो काफ़ी अच्छा है। ये क्लियर है ना आपको? 25 क्वेश्चंस होते हैं, हर सेक्शन में 25 क्वेश्चन होते हैं एसएससी के अंदर आने वाले एग्जाम में, सीजीएल और सीएचएसएल में। अब देखो, 25 मिनट्स, 8 मिनट्स, 33 मिनट्स, 33 मिनट्स हो गए। दैट मीन्स हमारे पास में बाकी बचे 27 मिनट्स, जिसमें से 10 मिनट मैंने यहाँ पर दे दिए, तो ये आपके टोटल हो गए 43 मिनट्स। ठीक है, तो अब आपके पास कितना बचता है, 17 मिनट्स। तो 17 मिनट्स हम रख लेते हैं रीजनिंग के लिए। अगर आपको थोड़ा बहुत चेंज करना हो तो, जैसे सपोज आपको 12 मिनट तक यहाँ लग गए, तो इसको ट्राई करो 15 मिनट्स में सॉल्व करने का। तो इस तरीके से मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बताई है जो प्रैक्टिकल है। इतना टाइम ही लगना चाहिए। जो बच्चे एग्जाम क्रैक करते हैं, सिलेक्शन लेते हैं, वो इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। चलिए अब आते हैं हम अपने एक्चुअल क्वेश्चन पेपर पर
और ये क्वेश्चन पेपर आपको ध्यान से समझना है। जिन्होंने अभी पढ़ाई स्टार्ट करी, प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, उनको भी काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, क्योंकि मैं आपको ज़ीरो से, स्क्रैच से हर एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ। एंड दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन विच says select the most appropriate antonym of given word। देखो इस तरीके से पेपर आता है। जिन्होंने कभी पेपर नहीं देखा है, एक वर्ड दिया है जिसका एंटोनिम बताना है। एंटोनिम का मीनिंग होता है ऑपोजिट, इसका उल्टा, जिसको हिंदी में हम विलोम शब्द भी बोलते हैं। जेपरडाइज का मीनिंग क्या होता है? डेंजर, किसी को खतरे में डालना, या हम बोल सकते हैं किसी को थ्रेटन करना। हैजर्ड का मीनिंग भी सेम होता है, इम्पैरल का मीनिंग भी सेम होता है। ये सारे सिमिलर हो गए इसके। हमें तो ऑपोजिट चाहिए, तो हमें क्या दिख रहा है? प्रोटेक्ट, उल्टा हो गया है ना, और उल्टा हो गया। जेपरडाइज, डेंजर एंड प्रोटेक्ट, इसका उल्टा एंटोनिम हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नाउ you have a question from grammatical error in the sentence, identify the segment which contains grammatical error। ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसी को टुकड़े करके, और बताना है कि कहाँ पर आपका एरर है। तो देखो एग्जामिनर तो आपसे सिर्फ इतना ही पूछता है, आपसे ये तो पूछेगा नहीं कि आपने बोला कि ए पार्ट में एरर है तो बताइए क्यों एरर है। लेकिन हम क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि एरर क्यों है। ऑन सेप्टेम्बर 11, 2001 कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ग्रामेटिकली सब कुछ ठीक है। 2 हाईजैक्ड एयरक्राफ्ट्स, हाईजैक्ड एडजेक्टिव है, एयरक्राफ्ट्स नाउन है, इसको क्वालिफाई कर रहा है। एयरक्राफ्ट्स कैसे हाईजैक्ड। क्रैश्ड ये एक वर्ब है। टू द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यूयॉर्क, ये एक्चुअल एक घटना है जो 11 सितंबर 2001 को हुई थी। तब क्या हुआ था? 2 हाईजैक्ड एयरक्राफ्ट्स को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यूयॉर्क में क्रैश किया गया था। तो यहाँ वर्ब जो है वो लिखी है वर्ब V2 पास्ट फॉर्म। अब ये जब हम लगाते हैं तो जैसे मैंने बोला आई बॉट अ पेन, तो ये जो सब्जेक्ट है इसने इस काम को करा ना, तभी नॉर्मल पास्ट फॉर्म की V2 लगा दी। लेकिन ये जो क्रैश हुआ है ये इन्होंने खुद नहीं करा है, ये जो सब्जेक्ट है इन्होंने ये खुद नहीं करा है। दैट मीन्स जब आपका सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर नहीं होता है तो सेंटेंस क्या होता है? पैसिव होता है। अब पैसिव में बनाने के लिए यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा? एयरक्राफ्ट्स वर क्रैश्ड, यहाँ पर वर क्रैश्ड होता तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाता। तो हमारा प्रॉब्लम कहाँ था? बी पार्ट में, क्योंकि यहाँ लिखा है क्रैश्ड और होना चाहिए वर क्रैश्ड। क्लियर है? क्लियर है। ये सेंटेंस जो है ये पैसिव सेंटेंस होना चाहिए था, लेकिन एक्टिव की वर्ब लिखी हुई थी क्रैश्ड। ये एक्टिव वर्ब लिखी हुई थी जो गलत है, क्योंकि क्रैश्ड करवाया गया था। तो जब V2 लिखा है एक्टिव में तो पैसिव क्या बनेगा? पैसिव बनेगा वॉज वर प्लस V3, है ना। तो वर हमने लगाया क्योंकि यहाँ पे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट था एयरक्राफ्ट। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस। जम्बल्ड सेंटेंसेस मतलब एक पैराग्राफ है, उसके जो सेंटेंसेस हैं उनको शफल कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया, और आपको इसकी करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। इसको सीक्वेंस में लगाना है टू मेक और फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ और पैसेज। इसका मीनिंगफुल पैसेज बन जाए। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस पिक वन दैट गिव्स द करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पर ये ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन है जो सही ऑर्डर या सही सीक्वेंस बता रहा है। चलो, अगर आपने कभी नहीं करा है, जैसा मैंने आपको कहा, अगर आप बिगिनर हो तब भी समझो, मैं आपको अभी जो समझाऊंगी और आपको पता चल जाएगा कि जम्बल्ड अप सेंटेंसेस को कैसे करते हैं। ठीक है, ये जम्बल सेंटेंसेस या फिर सेंटेंस आप इसको बोल सकते हो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं। रीअरेंजमेंट मतलब इनको रीअरेंज करो ऊपर नीचे करके और इसकी सही सीक्वेंस बताओ। देखो, सबसे पहला जो हमें सेंटेंस चाहिए होता है वो होता है ओपनिंग स्टेटमेंट। ओपनिंग स्टेटमेंट मीन्स क्या? ओपनिंग स्टेटमेंट का मतलब ये हो गया कि अगर आपको एग्जामिनर ने एक जम्बल अप सेंटेंस दिया है, ये कोई एक पैसेज या एक पैराग्राफ होगा,
तो ये कुछ कहना चाहता होगा, कुछ भी ऐसा तो होगा नहीं जो मीनिंगफुल ना हो, मीनिंगलेस हो, मीनिंगफुल होगा। ओपनिंग स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, ये इंट्रोडक्शन देगी टू एन इवेंट कि बात किसकी हो रही है। तो ये इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हो सकता है जो इस पर्टिकुलर पैसेज में क्या बात हो रही है उसके बारे में बताता है। तो हमें वो वाला स्टेटमेंट ढूंढना है। क्लियर हो रहा है आपको? जब ओपनिंग स्टेटमेंट ढूंढ लेते हैं ना, उसके बाद में हम स्पेसिफिकेशन में जाते हैं। सबसे पहले बात होती है जनरल, इन जनरल बात होती है सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस के अंदर, और उसके बाद में स्पेसिफिकेशन, उसकी डिटेलिंग में जाया जाता है। अब चलो, अब देखो यहाँ पर हमने ए बी सी एंड डी हमें दिख रहा है, ठीक है। देखो अगर आप यहाँ पर देखो ऑप्शन सी हमें एलिमिनेट करना है। देखो ऑप्शन सी लिखा है द, जो द होता है वो क्या होता है, वो डेफिनेट होता है। द हम कब यूज करते हैं, जब ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात की जा चुकी हो, ऑलरेडी उसको डिस्कस किया जा चुका हो, है ना, तो हम द लगाते हैं। यानी कि अगर हम कहते हैं द नॉवल इज सेट इन कैंट, मतलब ये जो द नॉवल है ये अपना ओपनिंग स्टेटमेंट या फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि द वाला स्टेटमेंट जो है किसी को आगे अपने डिनोट कर रहा है या कनेक्ट कर रहा है, तो पहले तो हम उसकी बात करेंगे ना, ठीक है। तो ये वाला जो है वो ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। देखो लिखा है इट डिपिक्ट्स, इट क्या है, एक प्रोनाउन है। तो यहाँ से हमें बात क्या समझ आती है, जो प्रोनाउंस होते हैं वो भी पर्सनल, वो कभी भी ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकते, वो ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकते बच्चों। ओपनिंग स्टेटमेंट क्यों नहीं हो सकते, देखो समझो, पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं, ही शी इट आई वी यू, या फिर ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन, ये सारे सब्जेक्ट पे लगते हैं, ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लगते हैं, जैसे कि हिम, हर, इट, मी, अस, यू। हाँ, दे और रह गया दे एंड देम, ये सारे क्या है, प्रोनाउंस हैं। जब हम प्रोनाउन की बात करते हैं, जैसे मैंने बोला अगर किसी इंसान के बारे में, तो मैं पहले तो उसको इंट्रोड्यूस करूंगी, तब नाउन की जगह प्रोनाउन यूज करेंगे ना। प्रोनाउन क्या करते हैं, इट रिप्लेसेस अ नाउन, पहले नाउन यूज होता है देन प्रोनाउन यूज होता है। अगर मैंने कहा ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, क्लियर, पर आप अगर जानते ही नहीं हो हु इज ही, वो ही कौन है, तो आप कैसे समझोगे। तो मैं क्लैरिफाई करूंगी दैट समीर इज माई ब्रदर, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब वो ही आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लोगे दैट आई एम टॉकिंग अबाउट माई ब्रदर समीर। तो इस नाउन को ही ने रिप्लेस करा। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखते हो इट, अब इट जो क्या है वो ओपनिंग स्टेटमेंट हो सकता है, क्योंकि ये तो इंट्रोडक्शन देगा ना हमें बात किस बारे में हो रही है, नहीं, क्योंकि ये किसी को रिप्लेस कर रहा है, किसी नाउन को रिप्लेस कर रहा है, तो ये भी ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। अब हमारे पास जो बचता है वो है ए एंड बी। इन दोनों को थोड़ा सा रीड करते हैं और देखते हैं कौन सा हो सकता है। देखो ए लिखा है इन द ओपनिंग सीन द यंग बॉय पेप मीट्स एन एस्केप्ड कन्विक्ट इन अ ग्रेवयार्ड। बी में लिखा है ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज अ नॉवल बाय चार्ल्स डिकेंस। बहुत ही इजी है ये, आपको आई थिंक पढ़ के समझ आ ही गया होगा कि आपका जो ओपनिंग स्टेटमेंट होगा वो ओपनिंग स्टेटमेंट होगा बी, ये वाला बी, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन दे रहा है। चार्ल्स डिकेंस की एक नॉवल है जिसका नाम है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। अब आता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, जहां पर आप ऑप्शन के अंदर से एलिमिनेट कर देते हो, यानी कि हटा देते हो वो ऑप्शन जो आपको आपके लिए यूजफुल नहीं है, मतलब आंसर नहीं कन्वे कर रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा एग्जाम इज ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी, तो स्पीड को ध्यान में रखते हुए एलिमिनेट करना पड़ेगा। जब हमें ये पता चल गया कि हमारा पहला स्टेटमेंट जो है वो बी है, तो क्या हमारा डी ऑप्शन, मतलब डी सी ए बी वाला ए ऑप्शन हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या हमारा ये ऑप्शन हो सकता है, नहीं हो सकता। सी ऑप्शन हो सकता है, नहीं हो सकता। हमारे पास एक ऑप्शन बच गया, देखो कितना इजी है, बी सी डी ए। अच्छा चलो अब एक बार हम इसको क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं।
तो नॉर्मली बताया कि चार्ल्स डिकेंस की जो एक नॉवल है वो है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, अब अगर हम इसको और कनेक्ट करते हैं तो नॉवल के बारे में बात हो रही है। देखो यहाँ पर ना आपको हिंट दिए होते हैं, वर्ड्स दिए होते हैं जिनको आपने कनेक्ट करना होता है। अब सी में अगर आप देखो लिखा है द नॉवल इज सेट इन केंट एंड लंदन इन द अर्ली 19th सेंचुरी। इस नॉवल के बारे में पहले क्या बताया, इस नॉवल का नाम ये है, चार्ल्स डिकेंस की थी। अब इस नॉवल के बारे में और इंफॉर्मेशन दी तो नॉवल नॉवल कनेक्ट हो गए, दैट मीन्स आपका सेकंड स्टेटमेंट हो गया सी। क्लियर? वैसे तो हमें यहाँ से क्लियर दिख रहा है बट इनको समझना है, आपको गेस नहीं मारना है, गेस से आपके आंसर्स जो हैं वो करेक्ट नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2 सेंटेंस लिखें, इन द ओपनिंग सीन एंड इट डिपिक्ट्स द पर्सनल ग्रोथ। इट डिपिक्ट्स द पर्सनल ग्रोथ, इट किसके लिए यूज हुआ है? इट यूज हुआ है इस नॉवल के लिए। देखो इसको रेफर कर रहा है, इट डिपिक्ट्स द पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्फन। इसने इसको डिपिक्ट करा है, इसके बारे में कुछ बताया है, रेफर किया है इसको। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर हो गया डी, लास्ट बचता ए। अब यहाँ पर क्या है, वो जो नॉवल है उसमें प्ले जो है वो शुरू हो रहा है इन द ओपनिंग सीन, तो ए लास्ट बच गया। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक था। यहाँ पर इतना टाइम हमने इसलिए इन्वेस्ट करा ताकि हमें पता चल सके कि सॉल्व कैसे करते हैं इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये आपका जो क्वेश्चन है ये इसका नाम होता है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का ये पार्ट है जहाँ पर एक शब्द बताना है आपको एक स्टेटमेंट के लिए। जैसे हिंदी में बोलते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, किसी बात को आप वन वर्ड में ख़त्म कर दो। जैसे जो विमेन से रिलेटेड डिजीजेस होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको देखने वाली डॉक्टर या स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट। इसी तरीके से तो इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो चीज़ ऐसी है जिसको समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, या फिर हम बोल सकते हैं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ऐसी चीज़ को क्या कह सकते हैं? अगर स्टूडेंट्स आपको कॉम्प्रिहेंसिबल का मीनिंग पता है ना तो आप इसका मीनिंग जान जाओगे। कॉम्प्रिहेंसिबल का मीनिंग होता है जो चीज़ समझी जा सके। जब इन लग जाता है किसी चीज़ के आगे तो वो नेगेटिव मीनिंग कन्वे करती है। ठीक है, तो इनकॉम्प्रिहेंसिबल मीनिंग सेम ये वाला कन्वे करता है। तो आपका आंसर हो गया आंसर बी। इनकम्पैटिबल का मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। जैसे 2 पार्टनर्स हैं, एक गर्ल एंड बॉय हैं, एंड वो शादी के लिए एक दूसरे से मिलते हैं, और अगर उनमें कुछ मैच है तो दे आर कंपैटिबल फॉर ईच अदर, लेकिन मैच नहीं है तो इनकम्पैटिबल। इनऑडिबल, ऑडिबल होता है कि आप सुन सकते हो, ऑडिबल है। जैसे मैंने बोला एम आई ऑडिबल टू यू, क्या मैं ऑडिबल हूँ? इनऑडिबल ऑपोजिट हो गया। इनएविटेबल, इनएविटेबल का मीनिंग होता है जिस चीज़ को अवॉइड ना किया जा सके, अनअवॉइडेबल। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं जो चीज़ कंपल्सरी है। आई थिंक यहाँ पे सारे वर्ड्स का मीनिंग कन्वे हो गया, आपको अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ दिस ईडियम। ईडियम क्या होते हैं? मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो जैसा दिखते हैं। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो जैसा दिखता है उसका मीनिंग वैसा नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी कभी आपको समझ आ भी जाता है, अदरवाइज नहीं। टिट फॉर टैट काफ़ी ज़्यादा कॉमनली यूज्ड है, ज़्यादातर लोगों को पता होता है। जैसे को तैसा जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 4 ऑप्शंस हैं, इसमें आप देख कर बता सकते हैं, आप मतलब सोच सकते हैं कि क्या है। टू टेक एडवांटेज ऑफ समवन, टू मेक someone angry, to do harm has done to you, to reward people for the good done। क्या होगा इसमें? ऑब्वियसली ऑप्शन सी, कि जैसे आपको किसी ने हार्म पहुंचाया आपने वैसे। एक्चुअली ये थोड़ा सा ना सबक सिखाने या रिवेंज लेने के कॉन्टेक्स्ट में होता है। टिट फॉर टैट थोड़ा सा नेगेटिव होता है ये। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको दिया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन गिवन सेंटेंस। इफ there's no need to substitute then select no improvement। एक सेंटेंस लिखा है, यहाँ पर इसको अंडरलाइन किया है। अगर तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ से आप सिलेक्ट कर लो कौन सा ऑप्शन है जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर यहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है तो यू हैव टू चूज ऑप्शन विच सेज नो इम्प्रूवमेंट चुनना है। ठीक है, द बॉयज वर डिलाइटेड।
देखते हैं द बॉयज वर डिलाइटेड। डिलाइटेड मतलब होता है हैप्पी, जैसे मैंने बोला आई वॉज डिलाइटेड, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं आई एम हैप्पी, ये पैसिव नहीं है, ये क्या है, ये एम जो है वॉज जो है ये इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ तक तो ये बिल्कुल ठीक है। द बॉयज वर डिलाइटेड ऑन द आइडिया ऑफ गोइंग टू गोवा। देखो मिस्टेक यहाँ पर ये है कि जब डिलाइटेड वर्ब यूज होती है या डिलाइट वर्ब यूज होती है तो इसके बाद में जो प्रेपोजिशन लगता है वो एड लगता है, ना कि ऑन। तो यहाँ मिस्टेक है, दैट मीन्स पार्ट ए में मिस्टेक है। मूविंग फर्दर, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस। पैसिव फॉर्म बनानी है इसकी, मतलब पैसिव फॉर्म आपको ढूंढनी है इस एक्टिव सेंटेंस की। ये सेंटेंस एक्टिव है। एक्टिव मतलब क्या हो गया, जो टेंस के स्ट्रक्चर होते हैं वो। पैसिव में डिफरेंस आ जाता है। पैसिव में क्या होता है, आपकी V3 यूज होती है और कुछ आपकी हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती हैं जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है ना। हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज होती हैं। चलिए हम अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारा फोकस कहाँ जाना चाहिए। हमने सेंटेंस तो हमारा ठीक है, हमारा फोकस जाएगा सीधा डायरेक्टली वर्ब के ऊपर। लिखा था जापानीज एम्परर अकीतो एब्डिक्टेड द क्रिसैंथेमम थ्रोन इन अप्रैल 2019। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है, एब्डिकेट का मीनिंग होता है किसी का त्याग कर देना। एब्डिकेटेड V2 लिखा हुआ है। जब भी V2 होता है तो क्या यूज होता है पैसिव में, वॉज वर। वॉज यहाँ लगेगा या वर लगेगा, ये आपको सब्जेक्ट बताएगा, एंड देन V3, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें, सबसे पहले हम स्किप करते हैं, आई मीन एलिमिनेट करते हैं ऑप्शन। यहाँ पर देखो वॉज नहीं है तो हमारा ए तो यूज नहीं हो सकता, इज लिखा हुआ है। यहाँ पर हमें वॉज दिख रहा है, यहाँ पर भी हमें वॉज दिख रहा है, यहाँ हैज दिख रहा है, ये भी नहीं हो सकता। अब हमें देखना है बी ऑप्शन ठीक है या ऑप्शन सी ठीक है, ठीक है। देखो अब यहाँ क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर। द क्रिसैंथेमम थ्रोन वॉज एब्डिकेटेड बाय द जापानीज एम्परर। क्या हुआ था, ये जो इंसान है, यहाँ पर क्या लिखा था, द जापानीज एम्परर एब्डिकेटेड, इसने इसको त्यागा था, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बन गया। वॉज एब्डिकेटेड आना चाहिए क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट बन गया। किसके द्वारा एब्डिकेट किया गया था, बाय द जापानीज एम्परर इन अप्रैल 2019। ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, देखो यहाँ पर प्रॉब्लम, ये सब्जेक्ट चेंज ही नहीं करा, वॉज एब्डिकेटेड नहीं हो सकता क्योंकि ये डूअर नहीं है। यहाँ पर ये डूअर नहीं चाहिए हमें, यहाँ पर हमें मतलब ऑब्जेक्ट चाहिए, डूअर तो हमारा पीछे जाना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी आपका ठीक है। आई थिंक क्लियर है आपको ये यहाँ पर क्यों ये ठीक आएगा, क्योंकि ये अब सब्जेक्ट के प्लेस पर आ गया, बट ये डूअर नहीं है, इसीलिए तो इसको पैसिव बनाया था ना। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करना है, सेम जैसे हमने अभी लास्ट में किया था। एक सेंटेंस है और उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आप स्क्रीन को, अपनी क्लास को पॉज कर पहले फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर क्या एरर है। लिखा है बिलियनर फिलिप इज द ऑनर ऑफ द लग्जरी यॉट लॉयनहार्ट विच वर्थ एन एस्टिमेटेड $150 मिलियन। क्या मिस्टेक हो सकती है इसके अंदर, देखिए। बिलियनर फिलिप इज द ऑनर ऑफ लग्जरी यॉट लॉयनहार्ट, यहाँ पे तो कुछ भी मिस्टेक नहीं लग रहा है। विच वर्थ एन एस्टिमेटेड दिस मच, क्या मिस्टेक है यहाँ पर, कैन यू फाइंड आउट वेयर इज द मिस्टेक। देखो मिस्टेक यहाँ पर कहाँ पर है, जब हम लिखते हैं ना विच वर्थ, देखो जैसे हम लिखते हैं इट इज वर्थ इट, ऐसे हम बोलते हैं इट इज वर्थ इट और इट्स वर्थ इट। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है दैट यू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड दैट वॉज अमेजिंग एंड यूजफुल। वट एवर यू डिड, वेर एवर यू पुट योर एफर्ट्स, इट वॉज यूजफुल। जो भी आपने किया है, एफर्ट्स डाले थे, वो ना उसका जो रिजल्ट आया वो यूजफुल रहा। तो जितने भी एफर्ट या मेहनत करी थी वो सारी जो है वो इक्वल होगी। जैसे सपोज आप कहीं आपको पता चलता है किसी पर्टिकुलर मॉल में सेल लगी है और आप बड़ी स्ट्रगल करके
वहाँ जाते हो, बहुत क्राउड है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप कुछ अच्छे पीस बाय कर लेते हो, अच्छी ड्रेसेस बाय कर लेते हो जो बहुत ही कम प्राइस में है, तो आप बोलोगे इट्स वर्थ इट, जितना स्ट्रगल एफर्ट डाले वो वर्थ इट है। तो यहाँ हमें क्या बात समझ आती है, इट आता है या फिर कोई सब्जेक्ट आता है एंड देन आता है इज, एंड देन आता है इज। सो बेसिकली सब्जेक्ट एंड देन बी की फॉर्म प्लस आता है वर्थ। इसको ध्यान से समझिए, मैं आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर करके बता रही हूँ। सब्जेक्ट आएगा बी की फॉर्म, बी की फॉर्म मतलब क्या होगी, इज एम आर, वॉज वर, ठीक है। वॉज वर अगर पास्ट है और अगर प्रेजेंट है तो इज एम आर। एक सेंटेंस से समझते हैं, जैसे मैंने लिखा द व्यू फ्रॉम टॉप वॉज वर्थ इट, लिखा ना मैंने ऐसे, तो वॉज लिखा, व्यू फ्रॉम द टॉप ये आपका सब्जेक्ट है, वॉज लग गया क्योंकि पास्ट की बात कर रहे थे और सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए आपका वॉज लगा। तो यू नीड टू हैव अ वर्ब, और यहाँ पर आप अगर देखो तो लिखा है विच। यहाँ पर जो विच है स्टूडेंट्स, आपको समझने की ज़रूरत है कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या करते हैं, नाउन की जगह पर यूज होते हैं, प्लस ये क्या करते हैं, या तो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। प्रोनाउन सब्जेक्ट बनते हैं या फिर ऑब्जेक्ट बनते हैं। जो विच है यहाँ पर ये सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद में हमें बी की एक फॉर्म चाहिए, क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट में है तो यहाँ पर इज वर्थ लगेगा। आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। विच एक सब्जेक्ट है, उसके बाद में बी की एक फॉर्म चाहिए, वो हमें प्रेजेंट में लगेगी। वो कौन बता रहा है, इसका प्रीवियस पार्ट बता रहा है, एंड देन वर्थ। तो विच इज वर्थ यहाँ आना चाहिए था, तो एरर आपका था सी पार्ट के अंदर, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट आपके पास में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से अगेन एक क्वेश्चन है। अ टाइप ऑफ डोम शेप्ड शेल्टर बिल्ड फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ सॉलिड स्नो। इस तरह के शेल्टर को क्या कहा जाता है, जो डोम शेप्ड का होता है और जो ब्लॉक्स होते हैं सॉलिड स्नो के ब्लॉक से बनता है। तो पहला ऑप्शन लिखा है शैले, नेक्स्ट लिखा है विगबॉम, इग्लू एंड हट। इसके लिए कुछ पिक्चर देखते हैं और इस पिक्चर के थ्रू समझते हैं। जो ये पहली पिक्चर है ये है शैले की। ये बेसिकली आप देखोगे जो स्विट्जरलैंड ऐसी जगहों पर जहाँ बर्फ पड़ती है वहाँ बनाया जाता है, वुड वगैरह से बनता है। इसकी प्रोनाउंसिएशन है शैले। और अगर आप यहाँ देखो तो ये जो है ये है आपका विगवॉर्म। विगवॉर्म क्या होते हैं, ये ग्रास, क्लोथ और एनिमल की स्किन से बनाए जाते हैं। यहाँ आपको दिख रहा है इग्लू, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है, यहाँ पर एक डोम शेप का शेल्टर जो सॉलिड स्नो से बिल्ड होता है वो होगा इग्नू। तो इग्लू आंसर है आपका। ये और ये नहीं हो सकता, हट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। ओके, नो इम्प्रूवमेंट या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें अंडरलाइन जो करना चाहिए था वो हुआ नहीं है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन होगा वो अंडरलाइन होगा टू स्मोक। तो आपको यहाँ से चुनना है या सिलेक्ट करना है कि विच वन इज करेक्ट, वेयर यू नीड रिक्वायरमेंट ऑफ करेक्शन और नॉट, कहाँ करेक्शन की ज़रूरत है, अगर नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट। लिखा है ही ट्राई टू प्रिवेंट हिज फ्रेंड टू स्मोक। देखो जो टू स्मोक है ये यहाँ पर मिस्टेक है, क्योंकि जब कोई किसी से बचाव करता है तो प्रिवेंट फ्रॉम होता है ना कि टू। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, फ्रॉम, और फ्रॉम यानी कि एक प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद में अगर किसी वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है तो वो आईएनजी फॉर्म ले लेती है। सो प्रेपोजिशन और स्मोकिंग बन जाएगा, फ्रॉम स्मोकिंग, ठीक है। सी ऑप्शन। नेक्स्ट इज आपका नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वॉइस में से एक सेंटेंस पूछा गया है, ठीक है। इसको आपने करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में बताना है।
इनडायरेक्ट फॉर्म में आपको बताने के लिए सबसे पहले देखना है जो वर्ब है ये है पास्ट में, तो आपका आगे का जो होगा वो भी पास्ट में होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर हम इसको पहले स्किप कर देते हैं कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने जैसे बताया यहाँ पर लिखा है आस्क्ड मी, तो ये जो इज है ये चेंज होने वाला है पास्ट में, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे इज लिखा हुआ है। क्या बी ऑप्शन हो सकता है? लिखा है द शॉपकीपर आस्क्ड मी वेयर वॉज माई कार। देखो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने देखा WH वर्ड है एक, उसके बाद में लिखा है एक ऑक्सिलरी वर्ब और उसके बाद में लिखा है सब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन, तो ये आपका क्वेश्चन वर्ड बन जाता है, पर ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये सिंपल स्टेटमेंट ही होता है। तो यहाँ पर वॉज की जो पोजीशन है वो गलत है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, द शॉपकीपर आस्क्ड मी वेयर माय कार वॉज, ये यहाँ पर ठीक है, ये वाला भी नहीं हो सकता, इज है, क्योंकि वॉज जो है ऑक्सिलरी जो है या मेन वर्ब जो होती है वो पीछे चली जाती है आपकी। ठीक है, तो ये यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। मेन वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जो है अगर वो पहले आ जाती है तो आपका सेंटेंस क्वेश्चन वाला सेंटेंस बन जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, जम्बल्ड सेंटेंसेस हैं। मैंने आपको जम्बल्ड सेंटेंसेस काफ़ी अच्छे से बताया अभी कि आपको सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट चाहिए होता है जो कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन देता है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है। प्रोनाउंस होते हैं जो स्पेशली आपके पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं वो कभी भी ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो किसी को रिप्लेस करते हैं, किसी नाउन को रिप्लेस करते हैं। एक और चीज़ होती है जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, जैसे कि दिस, दैट, दोज, दीज, ये भी कभी ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकती हैं क्योंकि ये किसी को इंडिकेट करती हैं, किसी की ओर इशारा करती हैं। क्लियर है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, कौन सा नहीं हो सकता। देखो बी ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ही लिखा हुआ है, प्रोनाउन लिखा हुआ है। एज ही डिड सो, व्हाट, क्या किया उसने, ये आपको पहले इससे जो सेंटेंस लगाई है, जो पहले इंफॉर्मेशन लगी है वही बता सकती है, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। तो बी एंड सी आपके ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों, ये ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकते। बिफोर डिपार्टिंग, बिफोर डिपार्टिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो बिफोर डिपार्टिंग मतलब क्या, किसी चीज़ से पहले, तो अगेन यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन होगी। बिफोर, आफ्टर अगर आपको आता है, बिफोर, आफ्टर, अगर बिफोर है तो इससे पहले कुछ हुआ होगा, अगर आफ्टर यूज़ किया है तो इसके बाद में कुछ होगा, और ऑफकोर्स इससे पहले भी किसी ना चीज़ को बताया गया होगा, तो ये भी ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। तो एक ही स्टेटमेंट बचता है आपका ओपनिंग, वन फाइन मॉर्निंग अ हंटर वॉज गेटिंग रेडी टू गो हंटिंग। बहुत क्लियर है। अब ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं। देखो सी ऑप्शन नहीं हो सकता, डी ऑप्शन नहीं हो सकता, ए जो है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो ए एंड सी में से देखना है आगे क्या सीक्वेंस बनती है। वन फाइन मॉर्निंग अ हंटर वॉज गेटिंग रेडी टू गो हंटिंग, बताया गया है कि नॉर्मल हंटर था, वो रेडी हो गया हंटिंग पर जाने के लिए। ही पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर द स्लीपिंग चाइल्ड, क्लियर। As he did so, he thought the blanket was not warm enough. Before departing, he went to see his little baby who was sleeping in a crib. देखो बहुत क्लियर है, यहाँ पर क्या बताया है, वो जाने के लिए तैयार है। यहाँ पर क्या बताया है, निकलने से पहले उसने क्या किया, he went to see his little baby who sleeps in a crib। ठीक है, कनेक्शन बन गया। यहाँ पर बोला जाने के लिए रेडी है, लेकिन जाने से पहले उसने कुछ किया, तो ये आ गया डी। यहाँ से हमें समझ आ जाता है कि ए एंड डी की सीक्वेंस बन रही है, तो ऑप्शन ए है, लेकिन आगे भी इसका कनेक्शन देख लेते हैं। उसके बाद में क्या होता है, ही पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर द स्लीपिंग चाइल्ड, और उसने क्या करा, ब्लैंकेट उस पर पुल कर दिया, डाल दिया। एंड देन व्हाट हैपेंड, एज ही डिड सो, ऐसा करने से पहले, ही थॉट द ब्लैंकेट वॉज नॉट वार्म इनफ, तो ऐसा करने से पहले उसने सोचा कि जो ब्लैंकेट है वो वार्म इनफ नहीं है। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे सीक्वेंस बन जाती है ए डी बी एंड सी। क्लियर और क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिलिंग द ब्लैंक का क्वेश्चन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, पढ़ लेते हैं। देयर वर नॉट इनफ टिन स्मिथ्स। टिन स्मिथ्स क्या होते हैं, जो टिन की चीज़ों को रिपेयर करते हैं इन वियना टू डैश द लैंटर्न्स फॉर द स्ट्रीट लाइटनिंग।
क्या कहा जा रहा है कि वियना में इनफ टिनस्मिथ्स नहीं थे लैंटर्न्स फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग। स्ट्रीट लाइटनिंग की लैंटर्न्स को क्या करने के लिए कंपोज तो आप कोई पोएम फिर आप स्टोरी करते हो। एग्जीक्यूट हम प्लान करते हैं। एकम्प्लिश का मीनिंग होता है कि किसी चीज़ को पा लेना, कोई अचीवमेंट या फिर मिशन एकम्प्लिश बोलते हैं। मैन्युफैक्चर, जब टिन का वो इंसान काम करता है, टिन स्मिथ्स की बात हो रही है, तो क्या हम मैन्युफैक्चर आ सकता है? चलिए पढ़ के देख लेते हैं। देयर वर नॉट इनफ टिन स्मिथ्स इन वियना टू मैन्युफैक्चर द लैंटर्न्स। बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चर आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, एक आपका सेक्शन आता है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड का। कई बार करेक्टली स्पेल्ड भी पूछ लिया जाता है। अब उसमें होता क्या है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना, इसका मतलब क्या है कि सारे ऑप्शन ठीक है, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो गलत होगा। लिखा है कर्स, ये आई थिंक सबको पता होगा। ये कर्स की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। करी, ये बिल्कुल ठीक है। क्यूरियस मतलब होता है उत्सुक होना, ये बिल्कुल ठीक है। कर्सोर, ये क्या होता है? ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। एग्जाम में देखो आपको आपका काम खत्म, आपने पता लगा लिया ये ठीक है ये गलत है, आपका ऑप्शन डी यहाँ पर जो है वो ठीक हो गया। डी ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको समझा रही हूँ तो इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ये है आपका, हो सकता है कर्सरी या फिर हो सकता है कर्सर हो, ठीक है। तो कर्सर तो नॉर्मली जो आपका माउस का कर्सर होता है वो होता है, एंड कर्सरी का मीनिंग होता है कैजुअल, वेरी कैजुअल लुक, ठीक है। हम बोल सकते हैं अ कर्सरी ग्लैंस, इस तरीके से इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। और राइट, तो आपका आ गया है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में क्या होता है, यू हैव अ पैसेज एंड देयर आर सम फिलिंग द ब्लैंक्स, देयर आर सम ब्लैंक्स एंड यू हैव टू फिल द ब्लैंक्स। तो फिलर्स भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों आपका काम आता है रीडिंग स्किल्स। आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करने हैं, क्लोज टेस्ट करने हैं, इनफैक्ट पैराजम्बल सेंटेंसेस को भी अगर करना है तो आपको रीडिंग की हैबिट तो डालनी पड़ेगी। और अभी अच्छा टाइम है, आपके पास काफ़ी टाइम है, तो रीडिंग की हैबिट डाल लो। स्टार्ट विथ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, जो चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगती है आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये वाला जो आपका क्लोज टेस्ट है वो काफ़ी ईजी ही है, क्योंकि ये आपका CHSL के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो ये वाला क्लोज टेस्ट काफ़ी इजी लग रहा है, क्योंकि आपके CHSL के एग्ज़ाम में आया हो, और प्रीलिम्स में काफ़ी इजी ही आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी जैसे 2020 SSC CGL प्रीलिम्स हुआ था तो वो भी काफ़ी इजी था। कुछ एग्ज़ाम में, कुछ शिफ्ट में थोड़ा मॉडरेट, और कुछ क्वेश्चंस जो थे वो एडवांस लेवल के थे। चलिए आते हैं अपने कॉम्प्रीहेंशन पर, इस क्लोज टेस्ट पर। Trade on New York Stock Exchange was dashed to a standstill on an autumn day. देखो, रीडिंग, जब भी रीडिंग से कोई सेक्शन होता है, मतलब रीडिंग जहाँ पर रिक्वायर्ड है वहाँ पर क्या होता है, आपके जो रीडिंग स्किल्स हैं प्लस आपकी इंटेलिजेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, फटाफट से आप आंसर्स ढूंढ लो, ये काम करती है। देखो यहाँ पर लिखा है ट्रेड ऑन न्यूयॉर्क स्टॉक वॉज डैश टू अ स्टैंड स्टिल ऑन एन ऑटम डे। क्या हुआ है, स्टैंड स्टिल हो गई है। एक ऑटम डे था जहाँ पर चीज़ें स्टैंड स्टिल हो गई हैं। तो अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो वो आपको हेल्प करेगी आपके क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने में। अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो वो आपको हेल्प करेगी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को समझने में। सिमिलरली अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो वो आपको और चीज़ों में हेल्प करेगी। तो वोकैब, ग्रामर एंड रीडिंग स्किल्स, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपको चाहिए इंग्लिश के पेपर में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो एक ईडियम होता है ब्रिंग टू अ स्टैंड स्टिल। ब्रिंग टू अ स्टैंड स्टिल, इसका मीनिंग क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन आ जाना जहां पर चीज़ें रुक गई हैं। ब्रिंग टू अ स्टैंड स्टिल, अगर आपको ये पता तो आपको देखते के साथ ही पता चल जाएगा। यहाँ पर ब्रॉट आना चाहिए। ब्रॉट क्यों आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है पास्ट की। वॉज ब्रॉट टू अ स्टैंड स्टिल। नेक्स्ट आता है आपका 1994 से पहले एक ब्लैंक। तो अगर आपको पता हो जब भी ईयर लगते हैं और उससे पहले कोई प्रेपोजिशन बननी है तो वो प्रेपोजिशन सिर्फ और सिर्फ आपकी होती है इन। तो यहाँ पर इन आ जाएगा। यहाँ पर देखो दिखा हुआ है
ऑन, बाय, एट, इन आएगा क्योंकि हमें पता है ईयर से पहले हमें इन ही लगाना होता है। नेक्स्ट, यहाँ तक हमारा फिल हो गया, इन हो गया, यहाँ पर हमारा ब्रॉट आ गया। द कल्प्रिट ऑफ द आउटेज, आउटेज का मीनिंग क्या होता है? अगर आपको क्लोज टेस्ट सॉल्व करना है और एग्जाम में अगर आपको किसी पर्टिकुलर मीनिंग, वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो उलझना नहीं है, बाकी चीज़ों से आपको कनेक्ट कर कर और आगे बढ़ जाना है। द कल्प्रिट ऑफ आउट, यहाँ पर क्या बोला गया था कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एकदम स्टिल हो गया था, बिल्कुल रुक गया था काम एक ऑटम डे पर 1994 में। कल्प्रिट क्या होता है? जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी बुरे काम को या फिर किसी गलत चीज़ को करने के लिए। कल्प्रिट फॉर द आउटेज, आउटेज क्या होता है? पावर सप्लाई को रोक देना, मतलब पावर सप्लाई का रुक जाना होता है आउटेज। पावर सप्लाई रुक गई थी तो इसका जो दोषी था या इसका जो रिस्पॉन्सिबल था वो कौन था? डैश अ स्क्वेरल दैट हैड chewed through a power line near the computer center of the, कौन रीजन था? पावर लाइन को च्यू कर लिया था स्क्वेरल यानी कि स्क्वेरल यानी कि गिलहरी ने च्यू कर लिया था। तो यहाँ पर हमारा आएगा ऑप्शन, द कल्प्रिट फॉर द आउटेज वॉज। क्यों? क्योंकि कल्प्रिट यहाँ पे सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है और बात हो रही है पास्ट की, हमें आगे की जो भी वर्ब से बता रही है ना, बात हो रही है पास्ट की, तो वॉज आएगा। हैज नहीं आ सकता, वर्ब प्लूरल के लिए आता है, इस प्रेजेंट के लिए आता है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। लिखा है दैट trade on the New York Stock Exchange was brought to a standstill on an autumn day in 1994. The culprit of the outage was a squirrel that had chewed through a power line near the computer center of the, जो भी पावर सप्लाई वगैरह के जो सेंटर्स होते हैं उनको एक्सचेंज कहते हैं। अगर आपको यहाँ पता है तो ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं है, टाउन, स्टोर, बैंक ये सब नहीं हो सकता, एक्सचेंज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बोला गया है सेंटर इन थ्रम्बुल, यहाँ पर आपका एक्सचेंज आ गया, एक्सचेंज ये सेंटर का पूरा है, इन थ्रम्बुल कनेक्टिकट। देखो कनेक्टिकट का मीनिंग क्या होता है, गेस करो कनेक्टिकट का मीनिंग क्या होता है, अगर आपको पता है तो बताइए आप मुझे कमेंट बॉक्स में। कनेक्टिकट का मतलब क्या होता है? कनेक्टिकट का मीनिंग होता है कुछ भी नहीं, ये एक स्टेट का नाम है जो कहाँ पर है? नॉर्दर्न ईस्टर्न यूएस में एक स्टेट का नाम है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना होता है, आपकी इंफॉर्मेशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। द शटडाउन डैश लास्टेड, शटडाउन कितना टाइम रहा? फॉर हाफ एन आवर, ठीक है। आगे की इन्फॉर्मेशन आप पढ़ो या ना पढ़ो, यहाँ से आपको पता चल जाता है। हुम जो होता है ये ऑब्जेक्ट की जगह पर लगता है, हु सब्जेक्ट के लिए लगता है, व्हाट की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, तो विच आएगा यहाँ पर। विच क्यों यूज़ हुआ है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। द कार विच आई bought yesterday is very expensive, ठीक है। जो which होता है ये कभी कभी डिटर्मिनर के जैसे काम करता है या कभी कभी ये रिलेटिव प्रोनाउन भी बनता है और क्वेश्चन तो पूछने के काम आता ही है। अभी यहाँ पर ये डिटर्मिनर है कैसे? अगर मैंने इस सेंटेंस को ऐसे लिखा होता, द कार इज़ वेरी एक्सपेंसिव, या मैंने लिखा होता माई कार इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो भी सेंटेंस ठीक होता। ये जो क्लॉज है ये क्या दे रहा है? ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, मोर इन्फॉर्मेशन। सपोज आई हैव 2-3 कार्स एंड आई वॉन्ट टू टेल यू दैट द कार विच आई बॉट येस्टरडे, वही कार जो मैंने कल खरीदी थी वो क्या है? बहुत एक्सपेंसिव है। तो इस विच ने क्या किया? डिटर्मिनर का काम किया, इस कार के बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। सेम चीज़ यहाँ पर ये हो रहा है कि द शटडाउन विच लास्टेड फॉर हाफ एन आवर, विच लास्टेड फॉर हाफ एन आवर, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, रिजल्टेड इन द NYSE ऑपरेटिंग एट 80% कैपेसिटी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर देम इंडिविजुअली। ये जो आपकी इंस्ट्रक्शन है ये गलत है, ये किसी और का कॉपी पेस्ट हो गया। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक है,
Municipal corporation have started to take dash of the problems of waste management. यहाँ पर अगर हम knowledge लिखते हैं, perception लिखते हैं, attendance लिखते हैं, ये सारे कुछ भी मीनिंग कन्वे ढंग से नहीं करेंगे. अगेन यहाँ पर आपकी वोकैबलरी का कमाल आता है. वोकैबलरी क्या होती है? यहाँ पर आप अगर बोलते हो टेक कॉग्निजेंस ऑफ, टेक कॉग्निजेंस का मीनिंग क्या होता है? टू गिव अटेंशन और टू पे अटेंशन. अगर किसी चीज़ के ऊपर अटेंशन दी जाए वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है. तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या स्टार्ट किया? टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द प्रॉब्लम्स, इस प्रॉब्लम पर ध्यान देना. तो कॉग्निजेंस यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है. अब एक यहाँ पर अगेन ईडियम है जिसका यहाँ पर मीनिंग बताना है. बाइट योर टंग. जब आप टंग को बाइट कर रहे हो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है आप खुद को रोक रहे हो कुछ कहने से. ठीक है, आपका ऑप्शन हो गया ए, यहाँ पर बिल्कुल ठीक है. आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इनऑर्डिनेट, इसका एंटोनिम बताना है यानी कि ऑपोजिट वर्ड बताना है. इनऑर्डिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ की भरमार, एक्सेसिव हो जाना. उल्टा बताना है. उल्टा का क्या मतलब हो जाएगा? एक्सट्रीम तो देखो सिनोनिम ही हो गया एक तरीके से, है ना. एक्सट्रीम एक्सेसिव दोनों सेम चीज़ें होगी. अनड्यू का मतलब भी एक्सेसिव होता है. ठीक है. एक्स ऑर्बिटेंट का मीनिंग होता है अनरीजनेबली, मतलब कि अगेन एक्सेसिव. तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. रीजनेबल, जो चीज़ एक्सेसिव है लेकिन जो चीज़ रीजनेबल है. क्लियर. नेक्स्ट इज एडहेर. एडहेर का मीनिंग क्या होता है? ये काफ़ी ईजी है. इसका मीनिंग होता है किसी से अटैच होना, स्टिक होना, चिपक जाना. ये सारे इसके मीनिंग होते हैं. तो क्योंकि यहाँ पे इसका सिमिलर मीनिंग चाहिए, सिनोनिम चाहिए, तो यहाँ पर आपको देखना है कि सेम मीनिंग क्या कन्वे कर रहा है. ओके. कंप्लाई का मीनिंग क्या होता है? किसी को फॉलो करना, मतलब फ्लो में आप जा रहे हो. टू गो विद द फ्लो, गो अलोंग विद. कंप्लाई का मीनिंग होता है. रिलीज का मतलब क्या होता है? रिलीज कर देना है, जैसे स्ट्रेस रिलीज कर देना. डिटैच का मतलब क्या होता है? अलग कर देना. तो डिटैच तो देखो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ का तो इसका तो मीनिंग अटैच होना है. डिटैच हो नहीं सकता. इग्नोर भी नहीं हो सकता. तो क्या होगा इसका मीनिंग? इसका मीनिंग कंप्लाई होगा क्योंकि ये इसका मतलब हो गया अटैच. एंड फॉलो मतलब, या फिर हम इसको ये बोल सकते हैं गो अलोंग विद, किसी चीज़ के साथ चलना, मतलब किसी के साथ में स्टिक हो जाना, जुड़ जाना. तो कंप्लाई इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एडहेर. नेक्स्ट इज करंट. करंट मतलब प्रेजेंट होता है. इसमें कुछ भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है ये. एंटीक्वेटेड. एंटीक्वेटेड थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है. इसका मीनिंग क्या होता है? आउटडेटेड, जो चीज़ पुरानी हो. ओके. नेक्स्ट इज रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड. यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसमें से एक वर्ड जो है वो गलत होगा. फर्स्ट इज सेशिएट. सेशिएट का मीनिंग क्या होता है? हो सकता है आपको इसका मीनिंग ना पता हो तो आपको लगे ये गलत है, पर ये गलत नहीं है. इसका मीनिंग होता है ओवरफिल्ड. ओवरफिल्ड हो जाना किसी चीज़ का. या आप बोल सकते हो कि कोई सेटिस्फाई हो गया है. सेटिस्फाई टू फुल, मतलब पूरी तरह से, ये मीनिंग होता है इसका. सेटल तो ठीक है, पता चल ही रहा है. सेशन भी ठीक है. क्या सैटेलाइट की स्पेलिंग ठीक है? सैटेलाइट की स्पेलिंग ठीक नहीं है, तो ये आपका रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड हो गया. करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, पर मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है. ये होता है. ठीक है. तो इसी के साथ में हमारी आज की क्लास खत्म होती है, जहाँ पे हमने CHSL का प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा. अब ये पूरी सीरीज चलेगी जहाँ पर CHSL के एग्ज़ाम के अलावा और भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी. तो जुड़े रहिए एंट्री ऐप हिंदी के साथ में. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड यू कैन ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स हु ऑल्सो आर प्रिपेयरिंग फॉर competitive exams. And you can also subscribe to our channel if you want more such videos. Till then, keep learning and stay safe, stay home.